नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत, जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतने धर्म हैं, ये सब एक साथ कैसे बंधा हुआ है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और भारत की उस अनूठी राजनीतिक बनावट को समझेंगे जो इस देश को एक रखती है। देखिए, इतिहास में सोवियत संघ और युगोस्लाविया जैसे बड़े-बड़े और ताकतवर देश भी थे, लेकिन वो अपनी ही विविधता को संभाल नहीं पाए और टूट गए। तो फिर भारत में ऐसी क्या खास बात है कि वो आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पता है, भारत का नक्शा हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। राज्यों की सीमाएं बदलती रही हैं, नए नए राज्य बनते रहे हैं, और तो और पुराने राज्यों के नाम भी बदले हैं, जैसे मैसूर का कर्नाटक बनना। ये जो बदलाव है ना, यही भारत की संघीय व्यवस्था की खूबसूरती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो वक्त के साथ खुद को ढालती आई है। तो आज के इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? हम समझेंगे कि भारत में संघवाद क्यों कामयाब रहा, कैसे यहां दो सरकारें मिलकर एक राष्ट्र चलाती हैं, शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, केंद्र इतना शक्तिशाली क्यों है, और फिर राज्य क्यों और स्वायत्तता मांगते हैं। और हां, आखिर में हम कुछ खास संवैधानिक प्रावधानों पर भी नजर डालेंगे। तो भारत की कामयाबी का राज वो क्या था? इसका जवाब एक शब्द में है: संघवाद। हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसी व्यवस्था चुनी जो भारत की अनेकता का सम्मान करती है, उसे दबाने की कोशिश नहीं करती। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। देखिए, सोवियत संघ जैसी व्यवस्थाएं इसलिए टूट गई क्योंकि वहां हर चीज को एक जगह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इसके ठीक उलट भारत ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां हर रंग को, हर पहचान को फलने फूलने का मौका दिया गया, उसे कुचला नहीं गया। अच्छा, तो ये संघीय व्यवस्था ये आखिर काम कैसे करती है? आइए इसके बिल्कुल बुनियादी ढांचे को समझते हैं। संघवाद का मतलब बहुत सीधा सा है: शक्ति का बंटवारा। यहां ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार सब कुछ तय कर रही है। नहीं, यहां शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है, बिल्कुल एक परिवार की तरह, जहां सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो भारत में एक साथ दो लेवल पे सरकारें काम करती हैं। एक है केंद्र सरकार, जो दिल्ली में है और पूरे देश के लिए फैसले लेती है, और दूसरी हैं राज्यों की अपनी अपनी सरकारें, जो अपने अपने इलाके के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखती हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये दोनों सरकारें आपस में टकराती क्यों नहीं? इसका जवाब हमारे संविधान में छिपा है, जिसने दोनों के लिए काम के नियम और दायरे साफ साफ तय कर दिए हैं। काम का बंटवारा बड़ा साफ है। देश की सुरक्षा, विदेश नीति, करेंसी, ये सब बड़े मुद्दे केंद्र सरकार के पास हैं। वहीं हमारे आसपास की पुलिस, हमारे स्वास्थ्य केंद्र, खेती-बाड़ी, ये सब मामले राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं। लेकिन यहां एक छोटा सा पेंच है। संविधान ने पैसे रुपए से जुड़ी ज्यादातर ताकत केंद्र सरकार को दे दी है। नतीजा, राज्यों के पास जिम्मेदारियां तो बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए अक्सर केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और यहीं से केंद्र और राज्यों के रिश्तों में तनाव की शुरुआत होती है। अब शक्तियों के इस बंटवारे के बावजूद हमारे संविधान बनाने वालों ने एक काम बहुत सोच समझ कर किया। उन्होंने केंद्र को थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली बनाया, और इसके पीछे मकसद ये था कि देश हमेशा एक रहे, एकजुट रहे, और कोई भी हिस्सा अलग होने की बात ना सोच सके। केंद्र के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसे बहुत मजबूत बनाती हैं। जैसे संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकती है। हमारे जिले के कलेक्टर, आईएएस और पुलिस कप्तान आईपीएस जैसे बड़े अधिकारी केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार राज्यों को सीधे सीधे निर्देश भी दे सकती है। और संविधान का ये अनुच्छेद तो सब कुछ बिल्कुल साफ कर देता है। ये कहता है कि कोई भी राज्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे केंद्र सरकार के काम में रुकावट आए, यानी देश का हित हमेशा राज्य के हित से ऊपर माना जाएगा। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। एक तरफ मजबूत केंद्र है, तो दूसरी तरफ राज्य हैं जो लगातार ज्यादा अधिकार और आजादी की मांग करते रहते हैं। ये एक तरह की रस्साकशी है जो हमेशा चलती रहती है। राज्यों की मांगें खास तौर पर तीन तरह की होती हैं। वो चाहते हैं कि पैसा कमाने के उनके अपने साधन हो, जिसे कहते हैं वित्तीय स्वायत्तता। वो चाहते हैं कि उनके अफसरों पर उनका पूरा कंट्रोल हो, यानी प्रशासनिक स्वायत्तता। और वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी नीतियां बना सकें, यानी राजनैतिक स्वायत्तता। और ये कोई आज की बात नहीं है। दशकों से पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और पंजाब तक कई राज्य अपने हक के लिए, ज़्यादा अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है।
और कभी-कभी टकराव भी। अब भारतीय संघवाद की एक और दिलचस्प बात है, और वो है इसका लचीलापन। हमारा संविधान मानता है कि हर राज्य एक जैसा नहीं है, इसलिए एक ही लाठी से सबको हाँकने वाला सिद्धांत यहाँ नहीं चलता। कुछ राज्यों को खास दर्जा दिया गया है। संविधान कुछ राज्यों की खास सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान को समझता है और उनकी संस्कृति, उनकी विरासत को बचाने के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये हमारे संविधान की समझदारी और दूर की सोच को दिखाता है। जैसे नागालैंड और मिजोरम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों को उनकी आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए खास अधिकार मिले हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले जम्मू और कश्मीर को भी अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष दर्जा मिला हुआ था। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए इंद्रधनुष की मिसाल सबसे अच्छी है। जैसे इंद्रधनुष में हर रंग की अपनी पहचान होती है, पर सारे रंग मिलकर ही उसे खूबसूरत बनाते हैं। ठीक वैसे ही भारत में हर राज्य अपनी अलग पहचान के साथ इस देश को और भी सुंदर और मजबूत बनाता है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि भारतीय संघवाद की कामयाबी सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं लिखी है। इसकी असली ताकत आपसी भरोसे, एक दूसरे के सम्मान और सहयोग की भावना में है। और जाते जाते एक सवाल कि आने वाले समय में नई चुनौतियों के बीच भारत राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच इस नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। धन्यवाद।